नमस्कार। जीएस क्विक रिवीजन में हम लोग प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे हैं और आज हम लोग इस वीडियो में महाजनपद, मगध का उत्कर्ष, मौर्य साम्राज्य, इन तीनों टॉपिक को एक साथ कवर करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा, ऐसे ही आपको पूरा जीएस कवर कराया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थोड़ा सा तबीयत ख़राब है तो आवाज़ थोड़ा कम रहेगी, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महाजनपदों को देखते हैं। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा, यमुना, दोआब और बिहार में लोहे का प्रचुर प्रयोग प्रारंभ हुआ और लोहे के अत्यधिक प्रयोग के कारण अधिशेष उत्पादन होने लगा। ठीक है, यानी आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने लगा और इसी कारण जो उत्तर वैदिक काल में जिनको अब तक जनपद कहा जाता था, वो अपने अत्यधिक लोहे के उत्पादन के कारण महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। ठीक है, महाजनपदों में परिवर्तित हो गए और इन महाजनपदों का जो 16 महाजनपद हैं, इनका उल्लेख 2 ग्रंथों में है। बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। कुल 16 महाजनपद अस्तित्व में आए, जिनमें से जो कुछ प्रमुख महाजनपद है और उनकी राजधानियाँ कभी कभी मिलान करने के लिए देता है, उसको देख लीजिए। अंग महाजनपद, इसकी राजधानी चंपा, इसका वर्तमान क्षेत्र ये बिहार में स्थित है। मगध, इसकी राजधानी गिरिब्रज और राजगृह दोनों थी। पहले गिरिब्रज थी, फिर बाद में राजगृह बनी। काशी की राजधानी वाराणसी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कोसल की 2 राजधानियां थीं, उत्तरी कोसल की श्रावस्ती और दक्षिणी कोसल की कोशावती। पांचाल की भी 2 राजधानियां थीं, अहिछत्र और काम्पिल्य। सूरसेन की राजधानी मथुरा, मत्स्य की विराटनगर और गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। देखिए, सभी जितने भी महाजनपद थे 16 में से 15 महाजनपद उत्तर भारत में स्थित थे। सिर्फ एकमात्र महाजनपद दक्षिण में स्थित था, जो था अश्मक, और इसकी राजधानी पोटावली थी या पोटली थी और ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। ओके, जो ये 16 महाजनपद थे, इनमें से सबसे अधिक शक्तिशाली मगध, वत्स, कोसल और अवंती हुए। ठीक है, और इन चारों में भी सबसे अधिक शक्तिशाली मगध साबित हुआ और अपनी वर्चस्वता के संघर्ष में मगध को सफलता मिली और मगध में क्रमशः कुछ वंशों ने शासन किया, जिसमें प्रमुख रूप से हर्यक वंश या पितृहंता वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश प्रमुख। इन वंशों में सबसे पहले हर्यक या पितृहंता वंश ने शासन किया, फिर शिशुनाग वंश ने और फिर नंद वंश ने। तीनों का क्रम दिया गया है। सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया। हर्यक वंश का इसका संस्थापक बिंबिसार था, जिसको श्रोणीय भी कहा गया। इसने राजकुमारी कौशल देवी से विवाह किया और उसी विवाह करने के पश्चात इसको दहेज के रूप में काशी मिला था, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को। ठीक है, हर्यक वंश की राजधानी प्रारंभ में राजगृह थी, लेकिन बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो गई और बिंबिसार जो था, बिंबिसार ने अपने राज्यवैद जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की, जिसको कुणिक कहा गया है। ठीक है, अजातशत्रु ने इसकी हत्या की। अजातशत्रु के बारे में एक बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कालांतर में अजातशत्रु की भी हत्या उसके पुत्र उदयन ने की और उदयन ने गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र की स्थापना की। पाटलिपुत्र को कुसुमपुर नाम से भी जाना जाता है। इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की और अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। ठीक है, इसके पुत्र का नाम नागदशक था, उदयन के पुत्र का नाम नागदशक था और नागदशक हर्यक वंश का, यानी इस पितृहंता वंश का या हर्यक वंश का अंतिम शासक था। देखिए, इसको पितृहंता क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके जितने भी शासन थे उन्होंने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। ठीक है, तो नागदशक इस हर्यक या पितृहंता वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या वाराणसी के एक अमात्य शिशुनाग ने की। शिशुनाग ने इसकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की, जो कि दूसरा वंश मगध का बना, जिसका नाम था शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश के एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक कालाशोक, या इसको काकवर्ण भी कहा गया है, इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ओके, तो इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और यहाँ पर ध्यान दीजिए,
कालाशोक के बाद नंदिवर्धन शासक बना शिशुनाग वंश का, जो कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। नंदिवर्धन को मारकर नंद वंशीय शासक महापद्मनंद ने एक तीसरे वंश की स्थापना की, नंद वंश। देखिए नंद वंश के बारे में मैंने लिखा नहीं है, आप लोग वैसे ही समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें शासक नहीं है। दो महत्वपूर्ण शासक हैं, इसका संस्थापक महापद्मनंद जो कि इस वंश का संस्थापक था, और यह जो महापद्मनंद था ये पूरे मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। पुराणों में इसकी कुछ उपाधियां हैं, इसको एक छत्र या एक राट भी कहा गया है। इसके बाद महापद्मनंद के बाद इसका जो नंद वंश का अंतिम शासक हुआ उसका नाम था धनानंद या घनानंद, और ये सिकंदर का समकालीन था। इसी के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से घनानंद को मारकर एक नए वंश की स्थापना की, जो कि मौर्य वंश के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इतना मगध के उत्कर्ष के बारे में है। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट चलते हैं मौर्य वंश के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। देखिए मौर्य साम्राज्य बहुत ही प्राचीन काल का सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य में से एक था। मौर्य राजवंश के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कौटिल्य रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र। देखिए कौटिल्य का जो अन्य नाम है वो कौटिल्य को विष्णुगुप्त या चाणक्य भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य ये तीनों एक ही हैं। इनकी जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के बारे में जानिए। अर्थशास्त्र ये राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई पुस्तक है, याद रखिएगा, ना कि अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मेगस्थनीज के इंडिका से भी प्राप्त होती है। ठीक है, मेगस्थनीज के इंडिका से, मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा। मेगस्थनीज कौन था? ये सेल्यूकस का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ओके, मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस का दूत था और मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 जातियों में बटा हुआ था और भारत में दास प्रथा नहीं थी। ये इम्पोर्टेंट है, ये मेगस्थनीज के अनुसार ही भारतीय समाज 7 जाति में था और ये कहता था कि भारत में दास प्रथा भी नहीं थी। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंड्रोकोट्स तथा एंड्रोकोट्स नाम का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। देखिए मैं जितने भी चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ ये रिवीजन है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने एक बार भी वैसे पढ़ा होगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में ये आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। जो मौर्य साम्राज्य का पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, 322 से 298 ईसा पूर्व तक इसका शासन था। इसके बारे में जानते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य की कूटनीतिक चालों का वर्णन विशाखदत्त रचित मुद्रा राक्षस में मिलता है। विशाखदत्त द्वारा रचित पुस्तक जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, उसमें चाणक्य की कूटनीतिक चालों का पता या वर्णन किया गया है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को परास्त कर उससे हेरात, कंधार, काबुल और मकरान का क्षेत्र प्राप्त किया। चंद्रगुप्त के सोहगौरा और महास्थान अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि मौर्य काल में अकाल के दौरान राजकीय सहायता दी जाती थी। ये इंपॉर्टेंट है। जैन ग्रंथ के अनुसार अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन परंपरा के अनुसार श्रवण बेलगोला में अपने शरीर का त्याग कर दिया। और वो जैन परंपरा कौन थी? संथारा पद्धति या संलेखना पद्धति जिसमें कहा जाता है, जिसमें बिना कुछ खाए पिए धीरे धीरे शरीर का त्याग कर दिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा, जो कि इसका दूसरा शासक था मौर्य साम्राज्य का। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोचेट्स या अमित्र घात की उपाधि दी है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, इंपॉर्टेंट है। इसके दरबार में डायमेकस आया था जो सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बिंदुसार के दरबार में एक अन्य राजदूत भी आया था जो कि फिलाडेल्फस यानी मिस्र का राजदूत था, जिसका नाम था डायनोसियस। तो डायनोसियस और एंटियोकस ये दोनों बिंदुसार के ही दरबार में आए थे। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुए, जिसे दबाने के लिए पहली बार सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा गया। कुछ स्रोतों में कहा गया है कि अशोक के दरबार में डायनोसियस आया था, लेकिन अधिकतर जो बुक्स हैं वो डायनोसियस को बिंदुसार के ही दरबार में आया हुआ बताते हैं। तो आप लोग भी बिंदुसार को ही जानेंगे। ओके,
तीसरे शासक की बात करते हैं, अशोक। सबसे महान शासक, मौर्य साम्राज्य का और प्राचीन इतिहास का, प्राचीन काल का भारत का सबसे महान शासक अशोक को ही माना जाता है। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। राज्याभिषेक से पूर्व अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया। शिलालेख का मतलब है पत्थरों पर लिखावट, पत्थरों पर लिखने की कला। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। बहुत ही प्रसिद्ध है ये कलिंग का युद्ध। 1750 में टिफैन थेलर ने सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक स्तंभ की खोज की। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। इंपॉर्टेंट है। अशोक ने उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था। देखिए, अशोक के जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो उनके अभिलेख हैं। इसी से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। अशोककालीन अगर हम प्रमुख अभिलेखों को देखें तो अशोक के अभिलेखों का विभाजन कुछ वर्गों में किया जाता है, जिसमें पहला है शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख। शिलालेख को हम लोग देखते हैं। शिलालेख में बृहत शिलालेख यानी जो बड़े बड़े शिलालेख हैं वो क्या हैं? देखिए, ये वस्तुतः राज आज्ञाएँ हैं या राजकीय उद्घोषणाएँ हैं। इनकी संख्या 14 है तथा ये 8 विभिन्न स्थलों सहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, चौगढ़, एरगुड और सोपारा से प्राप्त हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण बृहत शिलालेखों का वर्णन इस प्रकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं जितने भी बताने जा रहा हूँ। पहला शिलालेख देखिए किससे संबंधित है। पहले शिलालेख में अशोक कहता है कि संपूर्ण प्रजा उसकी संतान है और इसी में पशु बलि की निंदा की गई है। अक्सर यही सब पूछता है कि पशु बलि की निंदा का उल्लेख किस अभिलेख में है, तो ये प्रथम शिलालेख में है। ओके। द्वितीय शिलालेख में मनुष्यों और पशुओं के लिए निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना करने की चर्चा है और साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चेर, चोल, पांड्य और ताम्रपड़ि यानी श्रीलंका जैसे दक्षिणावर्ती राज्यों का उल्लेख भी मिलता है। तो दक्षिण राज्यों का उल्लेख कहाँ पर है? द्वितीय शिलालेख में। तीसरे शिलालेख में युक्त रज्जुक और प्रादेशिक नामक अधिकारियों की चर्चा है। पांचवा शिलालेख धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख करता है। 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा का वर्णन है और 9वें शिलालेख में अशोक आनुष्ठानिक रीतियों की आलोचना करता है। सबसे महत्वपूर्ण 13वां शिलालेख है। अशोक के 13वें शिलालेख में ही प्रसिद्ध कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसी में अशोक ने आटविक जातियों को चेताया है। 13वें शिलालेख में सीरिया का राजा एंटियोकस द्वितीय, मिस्र का शासक टालोमी द्वितीय जिसको फिलाडेल्फस कहा जाता है, मकदूनिया का राजा एंडिगोनस, सीरिन का राजा मगस, एपिरस का शासक एलेक्जेंडर की पड़ोसी शासकों के रूप में चर्चा है, यानी ये सब इसके समकालीन शासक थे। धौली और जौगढ़ से प्राप्त शिलालेखों को पृथक शिलालेख कहा जाता है। ओके, तो ये कुछ प्रमुख बृहद शिलालेख हो गए। लघु शिलालेखों की बात करें तो लघु शिलालेखों में मास्की शिलालेख, गुर्जरा, उद्गोलम और नेट्टूर लघु शिलालेखों में अशोक नाम का उल्लेख, यानी इन शिलालेखों में अशोक का नाम अशोक ही है, जबकि अन्य शिलालेखों में अशोक का नाम देवा नाम पियदस्सी मिलता है। ठीक है। स्तंभ लेखों की बात करते हैं तो दीर्घ स्तंभ लेख, इसके अंतर्गत 7 राजाज्ञाएं हैं जो स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं। इनमें से 7वां लेख सर्वाधिक लंबा है। ये स्तंभ लेख विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं, जैसे प्रयाग स्तंभ लेख। यह लेख पहले कौशाम्बी में स्थित था, लेकिन इसको अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने ही मेरठ से दिल्ली लाया था। ओके। लघु स्तंभ लेखों की बात करें तो सांची, सारनाथ लघु स्तंभ लेखों में अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौशाम्बी स्तंभ लेख, इसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इसमें अशोक की रानी कारुआकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है रुम्मनदेही स्तंभ लेख। इससे क्या बात पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि अशोक ने लुम्बिनी में बलि नामक एक धार्मिक कर को माफ़ कर दिया था तथा भाग की राशि को यानी भू राजस्व जो वसूला जाता था उसकी राशि को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। चूँकि रुम्मनदेही अभिलेख से मौर्यकालीन करारोपण पद्धति का पता चलता है, इसीलिए रुम्मनदेही अभिलेख को आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। यह सबसे छोटा स्तंभ लेख है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा गया है। ओके। गुहा लेखों की बात करते हैं, यानी जो गुफाओं में लेख लिखे गए हैं।
गया बिहार स्थित बराबर की पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण है, जिनमें आजीविकों को ये गुफाएं दान में दिए जाने का उल्लेख है। देखिए, अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं, लेकिन शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि खरोष्टी है। तक्षशिला तथा लघमान से आर्मेक लिपि में तथा कंदहार के पास सरेकुना से यूनानी और आर्मेक लिपियों में लिखा द्विभाषीय अभिलेख मिलता है। ओके। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। अशोक के उत्तराधिकारियों में दशरथ ने भी देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की तथा नागार्जुनी पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए गुफा बनवाई। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होता गया तथा 185 ईसा पूर्व में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। तो अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ मौर्य। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की और आगे चलकर शुंग वंश की स्थापना की, जो कि मौर्य काल के बाद का वंश था, जिसको हम लोग मौर्योत्तरकालीन वंशों में पढ़ेंगे। ओके। तो इस प्रकार से ये मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासक थे और उनके प्रमुख कार्य थे। अब हम लोग जल्दी से मौर्य प्रशासन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। देखिए, मौर्य प्रशासन के जो शीर्षस्थ अधिकारी थे उनको तीर्थ कहा जाता था या महात्म्य कहा जाता था। ऐसे अधिकारियों को कुल संख्या 18 बताई गई है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। समाहर्ता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समाहर्ता ये कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था, अर्थात ये वित्त मंत्री होता था। सन्निधाता ये राजकीय कोषागार का संरक्षक होता था। कर्मांतिक ये उद्योग मंत्री होता था। अंतःपाल ये सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। व्यावहारिक ये नगर का प्रमुख न्यायाधीश होता था। ओके। तीर्थ के पश्चात अधिकारी क्रम में अध्यक्षों का स्थान था तथा इनकी संख्या 27 थी। कुछ प्रमुख अध्यक्षों को देख लीजिए। सीता अध्यक्ष ये कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। पौतवाध्यक्ष मापतौल का अध्यक्ष था। लक्षणाध्यक्ष ये मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष था। पण्याध्यक्ष ये व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष था। विविताध्यक्ष ये चरागाहों का अध्यक्ष था और आकाराध्यक्ष ये खानों का अध्यक्ष था। ओके। ये कुछ प्रमुख अध्यक्ष थे और उनसे संबंधित विभाग थे। मौर्य काल में दीवानी न्यायालय धर्मस्थीय तथा फौजदारी न्यायालय कंटक शोधन भी मौजूद थे, यानी दीवानी न्यायालयों को धर्मस्थीय न्यायालय और फौजदारी को कंटक शोधन कहा जाता था। गुप्तचर विभाग के प्रमुख को महामात्य सर्प कहा जाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। एक स्थान पर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था और भ्रमणशील गुप्तचर को संचारा कहा जाता था। मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक समूह करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। चंद्रगुप्त के समय सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण भी कराया था, जो कि बहुत ही फेमस है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर इतना बातें महत्वपूर्ण है मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग मौर्योत्तरकालीन प्रमुख वंशों को देखेंगे। और हाँ, देखिए हमारे नोट्स हमारे चैनल पर जीएस की कंप्लीट नोट्स उपलब्ध है, साथ में हिंदी और करंट अफेयर्स भी आपको अपडेटेड मिलेगा। आप लोग अगर विधान परिषद की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीएससी आरओ एग्ज़ाम जो मेंस होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं, बीईओ मेंस की कर रहे हैं, या यूपी पीसीएस 2021 प्री की करना चाह रहे हैं, लोअर पीसीएस मेंस की कर रहे हैं, तो सारी नोट्स, एक ऑथेंटिक नोट्स, एक वीआईपी नोट्स, ऐसी नोट्स जिसको पढ़कर आपका 99.99% सिलेक्शन होगा, वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। उसके लिए आपको क्या करना है, 9451900992, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नंबर दिया गया है, उस पर आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके नोट्स लिखना है। वहाँ पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। ओके, नमस्कार।